गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने मॉडिफिकेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो देखा था। आज उसका अगला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मॉडिफिकेशन कंटिन्यूड, यानी कि जो अभी तक मॉडिफिकेशन देखे थे उसके आगे और जो मॉडिफिकेशन हुए हैं उसके विषय में बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डबल हेलिक्स फ्यूल इंजेक्शन पंप। एक्चुअली फ्यूल इंजेक्शन पंप में एक बैरल होता है जिसके थ्रू जो है प्रेशराइज होकर के फ्यूल बाहर जाता है। मतलब प्रेशराइज होकर के इंजेक्टर को फ्यूल मिलता है इंजेक्शन के लिए। तो वो डबल हेलिक्स बैरल लगाए गए जो कि यहाँ सामने पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और इससे क्या होता है कि ड्यूटी साइकिल पे फ्यूल कंजम्पशन जो है लोअर हो जाता है और जिससे कि एसएफसी जो है हमारी बढ़ती है। एसएफसी कल तक समझ में आ गया होगा, यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि फ्यूल कंजम्पशन इन ग्राम्स पर bhp आवर, वो जो है इम्प्रूव करती है। इसलिए जो हाई एचपी लोकोस हैं उनमें हमने फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है डबल बैरल के यूज़ किए हैं। ठीक है, अब फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब्स की बात कर लें तो फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब्स जैसे ही हाई एचपी इंजन पे हम गए, यानी कि 3100, 3300 और 3600 हॉर्स पावर इंजन पे गए, तो एचपी ट्यूब में क्रैक होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो हमेशा एक स्ट्रेस बियर करता है। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इसमें हमने इसका मटेरियल चेंज किया जिससे कि इसकी रिलायबिलिटी बढ़ी। पहले जो मटेरियल था वो AISI 4130 था, जबकि बाद में जो मटेरियल के एचपी ट्यूब यूज़ किए गए, एचपी मतलब हाई प्रेशर ट्यूब, जहाँ जो इसको फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब लिख रहे हैं, तो वो थे ST 2.4 NB के मटेरियल के। इनको लगाते समय जिस समय हम मीडियम से टूल एंड ओवर पे जाते हैं, तो जब भी हम इनको चेंज करते हैं तो पहले इनका एक RDP टेस्टिंग, जाइग्लो टेस्टिंग होता है क्रैक डिटेक्शन के लिए, और उसके बाद इनको एक फिक्सचर पर रख करके देखा जाता है कि कहीं ये डिस्टॉर्ट तो नहीं हो गए हैं, मतलब ये बेंडिंग कैपेसिटी तो नहीं आ गए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर इनको चेंज किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये डिस्टॉर्शन में आ जाएंगे उतना ही इनके ऊपर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी और जल्दी फेलियर होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो है जैसे जैसे मॉडिफिकेशन किया गया वैसे वैसे जो है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल था उसके ग्रेड को भी चेंज किया गया। पहले जो लुब्रिकेटिंग ऑयल चल रहा था हमारे पास वो RR 407 था, जो कि बाद में RR 606 यूज़ किया गया और आज की डेट में भी RR 606 ग्रेड का ऑयल यूज़ किया जा रहा है। ऊपर लिखा हुआ है SAE 40, ये RR 407 है, और दूसरे पे लिखा हुआ है SAE 20W 40, ये RR 606 है। RR मतलब रेल रोड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब RR 606 यूज़ करने से एक क्लीनिंग कैपेसिटी हमारी अच्छी हो गई, लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो गई, और लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी ऑन हीट सिचुएशन ज़्यादा बेटर हो गई क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेटर होती है। ये देखिए, ये ग्राफ से दिखाया गया है कि जो हमारा RR 407 था वो 40 डिग्री से 100 डिग्री आते आते उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती थी, यानी कि तेल हमारा ज़्यादा पतला हो जाता था, और उस कंडीशन में उसकी जो लुब्रिकेटिंग लेयर होती है दो पार्ट्स के बीच में, वो वीक हो जाती थी और हमारा वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते थे। साथ ही साथ जितनी थिन लेयर हो जाएगी उतना ही ज़्यादा क्लीनिंग एक्टिविटी भी मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि जो हैवी पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो स्टिक रह जाएंगे और हमारा इंजन जो है इंटरनली कार्बनाइज होने लग जाएगा। RR 606 लगाने से इसमें जो इसकी विस्कोसिटी है वो गिरने कैपेसिटी कम हो गई, एक स्टेबल जगह पे आ गई जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, और हमारी क्लीनिंग कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, फिर पहले हम लगाते थे
कन्वेंशनल लो वाइल कूलर, जिसमें कॉपर ट्यूब और फिन्स होती थी, और कॉपर ट्यूब के बेंच में जो है हमारा पानी चलता था और चारों तरफ जो है लुबाइल चलता था। लेकिन बाद में जो है प्लेट टाइप लुबाइल कूलर लगा, इसमें अल्टरनेटिंग प्लेट्स होती थी, यानी एक प्लेट पे है जिसमें लुबाइल कूलर के लिए लुबाइल के लिए पैसेज बना हुआ है, और उसके बाद वाली प्लेट में पानी के लिए पैसेज बना हुआ है। तो इस तरह से कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ी और ये मोर रिलायबल रहे, और साथ ही साथ इनका मेंटेनेंस को लंबे समय तक हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। ये इम्प्रूव डिज़ाइन थे और इनकी बेटर एफिशिएंसी थी। आज की डेट में मैक्सिमम लोगों में प्लेट टाइप लुबाइल कूलर ही लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ प्लेट टाइप लुबाइल कूलर। ये देख रहे हैं आप, जिसमें लाल और नीले रंग से जो है आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, यानी कि लाल प्लेट जो है वो लुबाइल कूलर के लिए है और नीली प्लेट जो है वो पानी के लिए है। ठीक है, और इनको एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सेट करके इक्वल प्रेशर पे कस के मेंटेन कर दिया जाता है, जिससे कि इनके बीच से लीकेजेस नहीं होते हैं। अब चूँकि हार्स पावर बढ़ानी थी तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए थी। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो नेचुरल है कि एयर ज़्यादा चाहिए, और एयर ज़्यादा चाहिए तो एयर को ठंडी करने के लिए इम्प्रूव्ड हमको आफ्टर कूलर चाहिए, और इसीलिए हमको इम्प्रूव्ड आफ्टर कूलर यूज़ करना पड़ा। तो पहले जो कन्वेंशनल आफ्टर कूलर थे वो वर्टिकल कंडीशन में कम वॉल्यूम के होते थे, जो कि मॉडिफाइड आफ्टर कूलर जो है साइड से लगाया जाने लगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और साइज़ में भी बड़ा होता है। ठीक है, ये इम्प्रूव डिज़ाइन थी। ट्विन आफ्टर कूलर में दो आफ्टर कूलर लगते थे, जो कि आज की डेट में बंद हो गए हैं। बीच में दिखाया जा रहा है जो दो लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं, वो लेफ़्ट बैंक के लिए अलग और राइट बैंक के लिए अलग दो आफ्टर कूलर थे जो इस तरह के थे। लेकिन आज की डेट में जो आफ्टर कूलर लगाए जा रहे हैं वो मॉडिफाइड हैं, जो साइड से लगाए जाते हैं और बड़े होते हैं। दूसरी बात, मॉडिफाइड आफ्टर कूलर में एक और ख़ासियत है कि टर्बो हमें निकालना नहीं पड़ता एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस। अगर हमें आफ्टर कूलर चेंज करना है, आफ्टर कूलर चेंज करने के रीज़न वही होते हैं कि आफ्टर कूलर चोक हो जाए, हमारा बीएपी जो है डिक्रीज़ होने लग जाए या बीएपी उतना न बने। दूसरा, उसके टेलटेल होल से वाटर की लीकेज मिल जाए। नीचे बॉडी में एक टेलटेल होल होता है कि अगर आफ्टर कूलर की ट्यूब कहीं चोक हो जाती है, लीक हो जाती है, तो वो पानी नीचे जो है टेलटेल होल से निकलता दिखाई देता है। इस कंडीशन में हमको आफ्टर कूलर चेंज करना पड़ता है। तो अगर कन्वेंशनल आफ्टर कूलर लगा हुआ है तो नेचुरल है कि जब हमें आफ्टर कूलर अगर निकालना है तो हमें टर्बो भी निकालना पड़ेगा। तो ये एक डबल वर्क हो जाता था, क्योंकि मॉडिफाइड आफ्टर कूलर में ऐसा नहीं है। टर्बो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा और साइड से आफ्टर कूलर निकाल करके उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, और इस मॉडिफाइड आफ्टर कूलर लगाने से हमें प्रॉपर कंबस्शन के लिए सहारा मिला और हमारी हार्स पावर बढ़ाने में हमको आसानी हुई। रेडिएटर के डिज़ाइन में भी चेंज किया गया कि हमने मैकेनिकल बॉन्ड रेडिएटर यूज़ किए। मैकेनिकल बॉन्ड रेडिएटर यूज़ करने का रीज़न यही था कि फेलियर मिनिमाइज़ हुए और शेड्यूल के लिए हमें जल्दी सोचना नहीं पड़ा। तो आज के डेट में जितने भी रेडिएटर यूज़ किए जा रहे हैं मॉडिफाइड इंजन में, वो मैकेनिकली बॉन्डेड रेडिएटर यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है ना। मैकेनिकल बॉन्डिंग का मतलब होता है कि ट्यूब को जो जोड़ा जाता है वो एक्सटेंड करके मैकेनिकली जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या है कि हमारा जो जॉइंट है वो रिलायबल हो जाता है और वो फेलियर नहीं होता है। लॉन्गर लाइफ फिल्टर, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट था कि जब हमने शुरुआत में इंजन हमारा चला तो हमारे जो लुब्रिकेटिंग ऑयल फिल्टर थे और क्या बोलते हैं कि इनलेट एयर फिल्टर जो थे, एयर में जिसको कहते हैं,
ये हमारे बहुत जल्दी गंदे होते थे और ख़ास तौर से लुब्रिकेटिंग फ़िल्टर, लुब्रिकेटिंग ऑयल फ़िल्टर को चेंज करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि लो लुब्रिल प्रेशर होता था और इंजन हमारा फेल होता था। तो हमें बहुत जल्दी 15 दिन पे, 30 दिन पे हमें लुब्रिल फ़िल्टर चेंज करने पड़ते थे और कोई रास्ता ही नहीं था। दूसरी बात, एक बार लुब्रिल फ़िल्टर चेंज करने में नियर अबाउट 60 से 80 लीटर लुब्रिल भी वेस्ट होता था, साथ ही साथ 2 घंटे का टाइम भी वेस्ट होता था, क्योंकि जब लुब्रिल फ़िल्टर हमें चेंज करना होता है तो हमें फ़िल्टर हाउसिंग खोलनी पड़ती है, उसका पूरा तेल ड्रेन करना पड़ता है, जो कि नियर अबाउट 200 लीटर होता है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ तेल बच जाता है, चूँकि ये पेपर टाइप फ़िल्टर होते हैं, तो ये पेपर टाइप फ़िल्टर कुछ ना कुछ तेल अपने में एब्जॉर्ब किए रहते हैं और उनको वो फ़िल्टर चेंज होने के साथ, फ़िल्टर के साथ ही उतना तेल वेस्ट हो जाता है। तो इस वेस्टेज को रोकने के लिए हमने एक्सटेंडेड लाइफ और इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी के आधार पर फ़िल्टरों का अपग्रेडेशन किया। इसमें फ्यूल ऑयल फ़िल्टर भी थे और लुब्रिल फ़िल्टर भी थे और साथ ही साथ टर्बो फ़िल्टर भी था, जबकि एयर फ़िल्टर भी थे। एयर फ़िल्टर में हमने एयर मेश की जगह जो है साइक्लोनिक फ़िल्टर का यूज़ किया। तो चलिए एक एक पे बात कर लेते हैं। दो फ्यूल प्राइमरी और सेकेंडरी फ़िल्टर जो था वो पहले एवरी ट्रिप में चेंज किया जाता था, ठीक है, जो बाद में मंथली पे आ गया, क्योंकि हमने इम्प्रूव क्वालिटी के फ़िल्टर यूज़ किए। लुब्रिल फ़िल्टर पहले 60 दिन पे थे, उससे पहले 45 दिन पे थे, जो बाद में 240 डेज़ तक आ गए अगर हमने सेंट्रीफ्यूज लगा दिया। तो आज की डेट में जितने भी इंजन आपको मिलेंगे उसमें सेंट्रीफ्यूज लगा हुआ है। अभी आगे हम आपको दिखाते हैं सेंट्रीफ्यूज क्या है, कैसे काम करता है। एक बार पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज के साथ जब हमने लुब्रिल फ़िल्टर इम्प्रूव क्वालिटी के लगाए तो हमें 240 डेज़ तक का स्पैन मिला, यानी कि हम लुब्रिल फ़िल्टर को 240 डेज़ तक चेंज करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, अगर हमने सेंट्रीफ्यूज और सिस्टम को मेंटेन रखा तो। इसके अलावा विदाउट सेंट्रीफ्यूज भी जो हमने लुब्रिल फ़िल्टर लगाए वो 120 डेज़ तक के लिए रिलायबल थे, यानी कि हमें 120 दिन में ही लुब्रिल फ़िल्टर को चेंज करना पड़ा। तो आज डेट में तो मुझे लगता है कि सारे इंजन में ही जो है सेंट्रीफ्यूज लगा हुआ है और 240 डेज़ के फ़िल्टर चल रहे हैं, बल्कि ये कन्वेंशनल पेपर टाइप फ़िल्टर ख़त्म हो चुके हैं। आज डेट में जो सिनेरियो चल रहा है मैक्सिमम लोगों में वो ये है कि मोटी सेल्फ क्लीनिंग फ़िल्टर विथ लुब्रिल सेंट्रीफ्यूज आज की डेट में यूज़ हो रहा है। टर्बो इनलेट फ़िल्टर अभी भी पेपर टाइप फ़िल्टर है, जो कि 90 डेज़ कैपेसिटी में है, जो मॉडिफाइड है और वो 90 डेज़ में ही चेंज किया जाता है, ठीक है। इंटरनल एयर फिल्ट्रेशन पहले हमारा जो था वो हमने बताया था कि ऑयल बाथ फिल्टर थे, कि हमारी जो सक्शन एयर थी जब टर्बो में कंप्रेस होने के लिए जाती थी उससे पहले जो है वो ऑयल बाथ यानी ऑयल में डूबे हुए चालिये के बीच से जाती थी और फिल्ट्रेशन होता था। लेकिन उसकी जगह हमने जो है ग्लास फाइबर टाइप का जो है सेकेंडरी फ़िल्टर यूज़ किया, जो बैक टाइप का होता है। तो जो भी एयर है वो उस ग्लास फाइबर से होके जाएगी। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो जो नमी है वो हमारी उसी में रह जाती है, बिल्कुल शुद्ध हवा अंदर जाती है। और उससे पहले जो है उसके आगे हम प्राइमरी रूप में साइक्लोनिक फ़िल्टर लगा देते हैं विद द कनेक्शन विद जो है डस्ट ब्लोअर मोटर। तो उससे क्या होता है कि जब हमारी एयर अंदर सक की जाती है, वाई प्रेशर जब अंदर जाती है तो वो उस साइक्लोनिक फ़िल्टर से होकर के जाती है। साइक्लोन क्या करता है कि वो एयर के फ्लोटेशन को, फ्लो को जो है साइक्लोनिक वेव में बदल देता है और एयर घूम के जाती है, जिसकी वजह से जो डस्ट है हमारी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिर जाती है और केवल हवा आगे जाती है। उस डस्ट को जो है डस्ट ब्लोअर मोटर की सहायता से खींच करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें भी एक तो ये किया, साथ ही साथ जो है डीसी डस्ट मोटर जो लगी हुई थी उसको बदल के जो है एसी डस्ट मोटर कर दिया गया, जिससे कि हमारा मेंटेनेंस और फेलियर मिनिमाइज़ हो जाए। तो आज डेट में एसी डस्ट ब्लोअर मोटर लग रही हैं और साथ ही साथ जो है साइक्लोनिक फ़िल्टर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। सो नाउ सेंट्रीफ्यूगल ऑयल क्लीनर, जिसको कि हम सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। इस सेंट्रीफ्यूज में जो है एक इंटरनल आपको दिखाई दे रहा है
बॉक्स जिसके अंदर जो है नीचे की तरफ दो जेट लगे होते हैं, आउटलेट जेट, वो डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में लगे होते हैं। यानी एक डाया पे एक जेट अगर एक साइड को डिस्चार्ज करेगा तो दूसरा जेट अपोजिट साइड डिस्चार्ज करेगा, जो कि इसको मूवमेंट को बनाते हैं। तो जब हमारा बाई प्रेशर ऑयल इसमें जाता है सेंटर से, और चूँकि वो इसके अंदर जब भर जाता है तो इससे तेल निकलेगा कहीं ना कहीं, जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वो जेट से निकलने लगता है, ऑरिफिस से, और वो ऑरिफिस से जब जेट ऑयल जो है प्रेशर से बाहर निकलता है तो रिएक्शन फोर्स की वजह से ये सेंट्रीफ्यूज जो है घूमने लगता है, और जब ये घूमता है तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इसकी दीवार पे चिपक जाते हैं, और इस तरीके से ये ऑयल को सेपरेशन विधि द्वारा क्लीन करता है। चूँकि इसको ड्राइव करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑयल प्रेशर से ही चल करके ऑयल को साफ़ करने की कैपेसिटी रखता है। और इसकी जो पीरियोडिसिटी है मेंटेनेंस की वो 4 महीने है। अगर एडवर्स कंडीशंस हैं, गर्मी वगैरह हैं, तो पहले भी खोल लेते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो 4 महीने है कि हर क्वार्टरली शेड्यूल में इस सेंट्रीफ्यूज को खोल करके साफ़ कर दिया जाता है और वापस लगा दिया जाता है। तो इसमें केवल हमारा जो है हैवी पार्टिकल्स निकल जाते हैं और हमारे फ़िल्टर पे लोड कम आता है। मोटी फ़िल्टर के साथ इसका होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मोटी फ़िल्टर चोक हो जाएगा। मोटी फ़िल्टर इज़ अ बंच ऑफ नायलॉन फ़िल्टर डिस्क्स, तो वो केवल सेपरेट करता है, हैवी ऑयल को सेपरेट करके वो सेंट्रीफ्यूज को भेजता है, जबकि फ्रेश ऑयल को जो है वो इंजन को भेज देता है। ये हैवी ऑयल जो है कंटिन्यूअस सेंट्रीफ्यूज द्वारा जो है क्लीन किया जाता है सेपरेशन विधि द्वारा, और वापस सम्प को भेजा जाता है। इस तरीके से पीओएस से पीओएस तक हमारा मोटी फ़िल्टर आराम से चलता रहता है। केवल सेंट्रीफ्यूज को हर 4 महीने में हम साफ़ करते रहते हैं, और इस तरीके से हमारा मेंटेनेंस का बहुत टाइम बचता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बचती है, लूबाइल कंजम्पशन में भी बचत होती है, क्योंकि जितने बार फ़िल्टर चेंज करेंगे, मैंने आपको बताया 60 से 80 लीटर जो है लूबाइल खर्च होगा, वो बच जाता है, और इस तरीके से एक अच्छी बचत होती है। तो ये उसका जो है डिटेल दिया हुआ है जो मैंने आपसे बात की है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है सेपरेशन इन अ सेंट्रीफ्यूज इज इफेक्टेड प्योरली बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें जो सेपरेशन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। जैसे ही सेंट्रीफ्यूज रोटेट करना शुरू करेगा और स्पीड से रोटेट करेगा तो जो हैवी पार्टिकल्स हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इसकी वाल पे चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और हमारा तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल वापस सम्प को साफ़ होकर के जाने लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन बेयरिंग की। तो पहले हमारी जो ट्रैक्शन मोटर जो होती है, ट्रैक्शन मोटर क्या होता है कि एक्सल पे ऊपर माउंट होती है, तो माउंट भी होती तो फिट तो होती नहीं है, केवल ये इसके ऊपर स्विवल करती है, क्योंकि एक्सल हमारा घूमता रहता है, जबकि मोटर हमारी उस बोगी फ्रेम में स्टेबल रहती है, ठीक है ना। ये बुल गियर और पिनियन से जुड़े रहते हैं आपस में, यानी कि मोटर में जो रोटेशन आएगा वो पिनियन के द्वारा जो है बुल गियर पे ट्रांसफ़र होगा। तो मोटर अपनी जगह पे स्टेबल रह करके बुल गियर को घुमाना शुरू कर देगी, और बुल गियर एक्सल से जुड़ा हुआ है तो एक्सल भी घूमना शुरू हो जाएगा और पहिए मूव करने लग जाएंगे। नाउ इस कंडीशन को, और दूसरी बात जो हमारी मोटर होती है, मोटर को भी हम बिल्कुल फिक्स नहीं रखते हैं, क्योंकि बार बार जर्क और बम्प आने हैं, तो मोटर को एक नोज पैड असेंबली के ऊपर स्टेबल किया जाता है, रेस्ट किया जाता है। तो जब जर्क और बम्प आते हैं तो वो मोटर जो है उस नोज पैड असेंबली के ऊपर स्विवेल करती है और जर्क को अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। नाउ तो जो हमारा ये सस्पेंशन बेयरिंग था, ये प्लेन बेयरिंग था पहले, और इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल भरा जाता था, जिसमें विक असेंबली लगी होती थी, और वो उससे लुब्रिकेट होता था। लेकिन कभी तेल का कम हो जाना, लीक कर जाना,
विक असेंबली का गर्म होकर जल जाना या विक असेंबली का प्रॉपर वर्क नहीं करना, स्प्रिंग लोडेड होती थी जो बार बार तेल में डूबी रहती थी, और विक का ख़राब हो जाना। तो इसकी वजह से मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में बड़ी प्रॉब्लम आती थी और हमें विक असेंबली पे बहुत ध्यान देना पड़ता था। यानी कि हमारी सस्पेंशन बेरिंग का एक क्रिटिकल मुद्दा था मेंटेनेंस के लिए, जिसके लिए हमें बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ता था। अदरवाइज़ हमारी एक्सल और सस्पेंशन बेरिंग बर्न आउट हो जाती थी और हमारा इंजन फेल हो जाता था। ठीक है, नाउ आज की डेट में क्या किया है कि उसको जो है MSU में कन्वर्ट कर दिया है, यानी मोटर सस्पेंशन यूनिट। MSU में क्या है, टेपर रोलर बेरिंग है जो हमारा सस्पेंशन बेरिंग का काम करती है, और इसी में मोटर के साथ एक हाउसिंग आती है जिसमें ये सस्पेंशन बेरिंग फिट कर दी जाती है एक्सल के साथ माउंट करते समय, और इसमें ग्रीस भर दी जाती है। ठीक है, इससे रिलायबिलिटी तो बढ़ी है, साथ ही हमारा जो है जो मेंटेनेंस एस्पेक्ट है वो बहुत मिनिमाइज़ हो गया है। केवल हमें ग्रीस का लेवल मेंटेन करना होता है और हमारा इंजन फेलियर फ्री स्मूथ रन करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ सस्पेंशन रोलर बेरिंग। दिस इज टेपर रोलर बेरिंग, ये टेपर रोलर बेरिंग है। ऑलमोस्ट निल मेंटेनेंस लिखा हुआ है, नियर अबाउट कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती, और एक बार हमने इंजन पे माउंट कर दिया और ग्रीस अगर हम सही क्वालिटी में मेंटेन रखते हैं तो हमें इसमें कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये बिल्कुल कोई स्टेपल नहीं देता है और बड़े आराम से हमारा फ्री मूवमेंट लोगों का चलता रहता है ड्यू टू सस्पेंशन बेरिंग MSU। हमें कोई भी फेलियर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम बड़े आराम से इंजन को मूव करते रहते हैं ड्यूरिंग रनिंग ऑपरेशंस। ठीक है, MCBG यानी कि माइक्रो कंट्रोल बेस गवर्नर। माइक्रो कंट्रोल बेस गवर्नर एक सर्वो मोटर बेस गवर्नर है। ये केवल इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रो मैकेनिकली है, एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक, जो कि माइक्रो कंट्रोल करती है। इसमें बूस्टर एयर प्रेशर, लूब ऑयल प्रेशर, फ्यूल ऑयल प्रेशर, RPM सबको जो है सेंस करके ये गवर्नर रैक का ऑपरेशन करता है और एक्साइटेशन के आधार पर जो है रैक को खोलता और बंद करता है, लोड को मैच करता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मेंटेनेंस बहुत ही मिनिमाइज है या एक तरह से नहीं है जब तक कि कोई मोटर में ही खराबी ना आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ ये डिस्प्ले भी दिखाता है जिससे कि वर्किंग ज़्यादा आसान होती है। ये इसका डायग्राम दिया गया है जो आपके लिए ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, एयर ड्रायर हमने मॉडिफाइड रूप में यूज़ किए जो 2 बैंक में काम करते हैं। इससे जो हमारी ब्रेकिंग रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, यानी ब्रेक्स की रिलायबिलिटी इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व जो है उनकी रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव करती है। तो ये ट्विन टावर है, यानी कि इसमें 2 बैंक में एयर की ड्राई किया जाता है। ठीक है ना, कोई हीट नहीं यूज़ होती है और रीजनरेटिव टाइप है। ये इस ड्राइंग कैपेसिटी को रीजनरेट करता रहता है क्योंकि इसमें एक डिसेंट जो है होता है जो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ये एक एलिमेंट है जो अपने आप से एब्जॉर्ब करता रहता है और एयर हमारी ड्राई होती रहती है, सेपरेट करके बाहर एटमॉस्फेयर में ड्रेन करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डायग्राम। जब आप अगर एयर ब्रेक में जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी और उस समय आपको बताया जाएगा। वैसे आज डेट में जितने भी एयर ड्रायर हैं वो AMC पे लगे हुए हैं, तो एयर ड्रायर बाहरी पार्टी द्वारा मेंटेन किए जाते हैं और आपको मेंटेन किए हुए एयर ड्रायर को केवल फिट करना होता है। यहाँ पर 2 बैंक दिखाए गए हैं अलग अलग, जिसमें ये डिसेंट एलिमेंट लगा हुआ है और इन्हीं में जो है आपकी एयर ड्राई होकर के यहाँ पर वापस स्टोर होती है। ठीक, पैनल माउंटेड ब्रेक सिस्टम। पहले जो हमारा ब्रेक सिस्टम लगा हुआ था नोज कंपार्टमेंट में एक प्लेट के ऊपर अलग अलग वाल्व लगाए जाते थे, जिनके चूँकि वाल्व की एक जगह नहीं थी तो अलग अलग पाइपों द्वारा उनको कनेक्ट किया जाता था। एक वाल्व में 3-3, 6-6 पोर्ट हैं, तो पतले पतले कॉपर पाइप जाते थे जो वाइब्रेशन के समय
जिनमें क्रैक होने की संभावना, लीकेज होने की संभावना, क्योंकि फेरोल बेस होते हैं, तो ये बनी रहती थी और हमारे मेंटेनेंस में दिक्कत आती, जिसको बदलने के लिए हमने पैनल माउंट ब्रेक सिस्टम कर दिया। तो इस पैनल में एक्चुअली एक डिज़ाइन है ये, जिसमें बहुत ही पास हमारे वाल्व्स लगा दिए जाते हैं और मिनिमम हमें जो है कनेक्शन करने होते हैं और मिनिमम पाइप रिक्वायर्ड होते हैं कनेक्शन करने के लिए, जिससे कि फेलियर हमारा मिनिमाइज रहता है। तो सभी आज के डेट में तो सारे ही लोगों में, आज की डेट में ये सारे लोगों में पैनल माउंट जो है ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम, पहले ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पार्ट है, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। फिर भी आप समझ लीजिए कि एक्साइटेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमारे जनरेटर को बताता है कि हमें कितना करंट जो है डेवलप करना है। ठीक है। ये पहले इलेक्ट्रिकली था, जिसको माइक्रो प्रोसेसर द्वारा कंट्रोल किया गया है और ये ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है और लोड को ज़्यादा अच्छी तरीके से मैच करने में सहायक है। ठीक है ना। बेटर मैनेजमेंट ऑफ पैरासिटिकल लोड, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसलिए हम आपको इसको बताना नहीं चाहते। बस इतना समझ लीजिए कि बेटर कंट्रोल हो गया है लोड मैचिंग में और फेलियर मिनिमाइज हो गए हैं, क्योंकि माइक्रो कंट्रोल में एक फ़ायदा ये होता है कि जो हीट कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के बीच में, वो मिनिमाइज हो जाता है और हमारा रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। लेसन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक, रिलेस, कॉन्टैक्टर, इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी, वही सब बताया गया है। अब जो आपके मतलब का है वो ये है कि फीचर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल, म्यूपी का मतलब माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल लोगों में क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर दिए हुए हैं, दैट इज़ प्री लुब्रिकेशन। प्री लुब्रिकेशन का मतलब हो गया इंजन स्टार्ट होने से पहले इंजन के पार्ट को लुब्रिकेट करना, ये इसमें एक फीचर है। जबकि हमारे जो कन्वेंशनल लोग हैं उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं। जब तक हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा तब तक हमारा लूब ऑयल पंप नहीं चलेगा, जब तक लूब ऑयल पंप नहीं चलेगा तब तक कोई लुब्रिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा और हमारा इंजन अगर बहुत दिनों से बंद पड़ा है तो ड्राई इंजन ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी वो फिल्म टूटने लग जाएगी या बहुत ही मिनिमाइज हो चुकी होगी लुब्रिकेटिंग ऑयल की फिल्म, और जब तक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुँचेगा तब तक वो कुछ ना कुछ वियर एंड टियर कर सकती है। तो इसमें एक ये बेटर ऑप्शन दिया गया जो कि पहले इम्प्लीमेंट किया गया WGCA में और WDMCD में, जिनके नंबर यहाँ दिए हुए हैं। फिर पोस्ट लुब्रिकेशन। पोस्ट लुब्रिकेशन क्या करता है, ये जो हीट आपके कंपोनेंट में रह गई है उसको निकालता है। इंजन बंद होने के बाद इतने टाइम तक, 5 मिनट तक, 3 मिनट तक लुब्रिकेटिंग ऑयल चलता रहता है और उन पार्टों से ऑयल के सहारे हीट को रिजॉल्व कर लेता है और मिनिमाइज कर देता है। उसमें भी बताया गया है कि 13,406 और 11,241 लोगों में जो है पोस्ट लुब्रिकेशन भी किया गया। सेल्फ लोड टेस्ट जो हमारी कन्वेंशनल लोगों हैं उसमें अगर हमें लोड टेस्टिंग करनी है इंजन की, तो हमें लोड बॉक्स पे ले जाना पड़ेगा, उसके कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे, तभी हम उसके कोई भी पैरामीटर या कोई भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर को है उसमें एक ग्रिड सिस्टम दिया गया है जो हमारा जो है सेल्फ लोड बॉक्स कर लेता है, जिससे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स और पैरामीटर जांचने की समस्या दूर हो जाती है। जहाँ पे इंजन खड़ा है वहीं पे हम उसको सेल्फ लोड में ले जाते हैं और उसके पैरामीटर रिकॉर्ड करके उसकी एफिशिएंसी को हम चेक कर लेते हैं। मल्टी सेटिंग ऑफ VCD ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर रिजिड VCD सेटिंग जो पहले थी कन्वेंशनल लोगों में, उसमें अक्सर ड्राइवर जो है फेल कर जाता था क्रिटिकल कंडीशंस में, कि जब वो सेक्शन पार कर रहा है अब तो लगा उसका VCD से दिमाग हट गया, उसका पूरा दिमाग जो है सामने के पूरे सिस्टम्स पे लगा हुआ है, वो उसी काम करता रह गया और VCD पे ध्यान नहीं दिया और हमारे VCD ने जो है इंजन को ट्रिप मोड पे ला दिया, जिसको रीसेट करने में फिर टाइम
लॉस होता था, पंचुअलिटी लॉस होती थी। लेकिन मल्टी सेटिंग वीसीडी में ये फैसिलिटी है कि जो है वो वार्निंग मैसेज देता है कई बार, तब ब्रेक एप्लीकेशन करता है और उतने मैसेज के बीच में ड्राइवर अलर्ट हो जाता है और वीसीडी को ऑपरेट नहीं होने देता। वीसीडी माने कि विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो जब हम सेफ्टी आइटम पढ़ाएंगे तो उसमें ये वीसीडी आएगा, तब हम उसके बारे में बताएंगे। टीई लिमिट यानी ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट जो कि 30.5 टन है, उस पर जो है 3000 एम्पियर मैक्सिमम करंट जो है लिमिट कर दी है। और ये भी जो है इस लोगों में दिया गया है। इवेंट रिकॉर्डर ये इलेक्ट्रिकल है कि वो सारे इवेंट रिकॉर्ड करके जो है रखता है, जिसको बाद में हम ले करके उसको एनालाइज करते हैं। ऑटो फ्लैशर आज की डेट में सारे लोगों में कर दिया गया है। वैसे भी आज की डेट में सब मैक्सिमम लोग को जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस हो गए हैं, एमपीपी लोगो हो गए हैं। और ऑटो इमरजेंसी ब्रेक ये भी इसमें एक फीचर दिया गया है। एक्चुअली जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल है वो दो कंपनी द्वारा डेवलप किया जा रहा है, एक सीमेंस और एक मेधा। और दोनों ने ही ये किया हुआ है कि अगर हमारा जो है लोगों की स्पीड जो है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाए जो कि उसमें फिट की गई है, तो वो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देगा, इंजन को रोक देगा। अब जब इतने मॉडिफिकेशन कर दिया तो शेड्यूल भी रिवाइज हो गया। जो ट्रिप शेड्यूल था वो 20 दिन और 40 दिन में हो गया मंथली शेड्यूल। तो आज डेट में ये शेड्यूल मैंने आपको बताए भी हैं और यही शेड्यूल आज डेट में चल रहे हैं, ठीक है। इंजन का अपग्रेडेशन 2600 से 3100 जो पहला इंजन बना था वो WDM2C था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड फेज़ में 3300 में वो 3C बना और थर्ड फेज़ में 36 जो था वो WDM3D इंजन डेवलप हुआ। तो इस मार्किंग के इंजन इस हार्स पावर के हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब 31 हार्स पावर लोगों में क्या क्या दिया गया, उसमें एक तो फ्यूल एफिशिएंट किट लगाई गई, ठीक। 17 mm FIP लगाई गई। ये प्लंजर साइज़ है, 15 mm, 17 mm, 18 mm। तो जो 3100 और 3300 हार्स पावर है उसमें 17 mm, जबकि जो 3600 हार्स पावर है उसमें 18 mm का FIP यूज़ किया जाता है। स्टील कैप टाइप पिस्टन लगाए गए, मॉडिफाइड कैम शाफ्ट, ठीक है, विद 140 डिग्री वाल ओवरलैप यानी कि स्कैवेंजिंग पीरियड ये यूज़ किया गया। हायर एफिशिएंसी एंड हाई कैपेसिटी टर्बो यूज़ किए गए, बड़े आफ्टर कूलर यूज़ किए गए, मॉडिफाइड आफ्टर कूलर यूज़ किए गए और मॉडिफाइड वाटर कनेक्शन। 3300 हार्स पावर में वो सारे अब मॉडिफिकेशन जो 3100 में थे वही सारे मॉडिफिकेशन 3300 हार्स पावर भी इंजन में किए गए। इसमें जो है स्टीफर कैमशाफ्ट का यूज़ किया गया, जिसमें जो आपका इंजेक्शन टाइमिंग था वो 22 डिग्री बिफोर TDC स्टार्ट होता है, ठीक है ना। टर्बो चार्जर मॉडिफाइड यूज़ किया जाएगा, वो G का हो सकता है, HS का हो सकता है, आज रिटर्न दोनों यूज़ करते हैं। कंप्रेसर रेशियो आपका 11.75, जबकि आपका पिस्टन जो आपका स्टील कैप टाइप, ठीक है ना। सिलेंडर मॉडिफाइड ही लगेगा 251 प्लस। और HP ट्यूब आपका HP फ्यूल ट्यूब जो है वो 1200 बार प्रेशर रेटिंग का होगा। इंजन सपोर्ट सिस्टम में रेडिएटर आपका मैकेनिकली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। आफ्टर कूलर आपका मॉडिफाइड ही लगेगा, प्लेट टाइप वाइल कूलर लगता है। जबकि हाँ, वाटर पंप के इम्पेलर में भी एक मॉडिफिकेशन किया गया था जो इसमें बीच में नहीं दिखाया गया। वाटर पंप का इम्पेलर जैसे ही हम हाई HP लोगों पे गए तो वाटर पंप का इम्पेलर का साइज़ पहले 8 इंची था जो कि 10 इंची कर दिया गया, जिससे कि हमारा वाटर का सर्कुलेशन बढ़े,
और इफ़ेक्टिव प्रेशर जो वाटर सर्कुलेशन का है वो इम्प्रूव हो। जो पहले 2 kg और 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर था, वो बाद में 2.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हो गया एट 8 नॉच, जिससे कि हमारा कूलिंग एफिशिएंसी बढ़ी और हम इंजन को हाई एचपी पे स्टेबल कर पाए। इसके साथ साथ एक मॉडिफिकेशन उन्होंने और किया कि इंसुलेटेड टाइप एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड किया। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो इंसुलेशन होता है वो हीट इंसुलेशन होता है, यानी कि हीट को रोकने की कंडीशन होती है, जिससे कि उससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है उसमें 500 से 550 डिग्री सेल्सियस की एग्जॉस्ट गैसेस फ्लो करती हैं कंटिन्यूस, तो वो एक्सट्रीमली हीटेड होता है। और जब वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है हमारे एयर के, और अगर कूल टेम्परेचर है हमारा, तो उसमें क्रैक डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेशक मटेरियल उसी तरीके से डेवलप किया जाता है, फिर भी क्रैक बनने के चांसेस हो जाते हैं और हमारा वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड फेल होता है। उसको बचाने के लिए हमने जो है हाई एचपी लोगों में जो है इंसुलेटेड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का यूज़ किया। आज डेट में ये ख़त्म कर दिया गया है, बहुत कम लोगों में इम्प्लीमेंटेड है। आज इस समय की प्रैक्टिस क्या है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर मैं बहुत दिनों से मेंटेनेंस से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बीच में ही इसको रोक दिया गया था। लेकिन हाँ, इसको बहुत दिनों तक यूज़ भी किया गया और इससे फ़ायदा ये होता था कि हमारे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की लाइफ बढ़ जाती थी। सो दिस इज़ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप देख लीजिएगा। जो पहले बताया है वही यहाँ है। जहाँ तक 3300 और 3600 हॉर्स पावर में जो अंतर है वो देख लीजिए। जो नोजल है आपका इसमें 22.5 स्क्वायर इंच का है, जबकि इसमें 26 स्क्वायर इंच का है। कंप्रेसर रेशियो दोनों का सेम है। यूनिट कैमशाफ्ट स्टिफर की जो है सेम है। FIP सेम है। न्यू इंजेक्टर नोजल में स्प्रे एंगल जो है और डायमीटर चेंज है, जबकि सिलेंडर आपका सिलेंडर हेड सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो तीनों का है। पीक फायरिंग प्रेशर बाद में इम्प्रूव किया गया और 3600 हॉर्स पावर के लिए 1870 PSI आया। ये पीक फायरिंग प्रेशर भी हम आप कंप्रेशन प्रेशर, फायरिंग प्रेशर और पीक फायरिंग प्रेशर एट द टाइम ऑफ लोड हम चेक करते हैं पैरामीटर में। शायद मैंने जो डाटा आपको दिए हैं, जो आपको PDF दिया है उसमें ये होगा। मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं दोबारा देता हूँ। बूस्टर एयर प्रेशर आपका 1.95 बार के आसपास रहता है। SFC आपका 153 ग्राम 154 ग्राम के बीच में रहती है। ठीक है, और फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर जो है 1150 बार पे मेंटेन होता है। यहाँ दे रहे हैं कि पीक फायरिंग प्रेशर 2600 हॉर्स पावर में 1600 से 1800 PSI होता था, जो कि 3600 हॉर्स पावर में जाकर के 1850 से 1870 PSI हो गया। जबकि कंप्रेशन रेशियो आपका 2600 में 12.5 था, जबकि आगे जाकर के मॉडिफाइड होकर के 11.75 रह गया। ठीक है, इंजेक्शन प्रेशर 750 बार से बढ़ करके 1150 बार पे चला गया। इंजेक्शन टाइमिंग रिड्यूस की, 25 डिग्री से हटा करके हमने 22 डिग्री कर दी। ठीक है ना। टर्बो चार्जर हमने मॉडिफाइड कर दिए। लो वाइल कूलर हमने प्लेट टाइप लो वाइल कूलर लगा दिए। और इस तरीके से जो कंक्लूजन निकला वो ये है कि SFC हमारी 166 ग्राम, SFC यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल का कंजम्पशन हमारा 166 ग्राम पर bhp आवर से घट करके 154 ग्राम पर bhp आवर आ गया, जो कि रनिंग के लिए एक बहुत अच्छा कॉस्ट सेविंग मैटर साबित हुआ। ठीक है, अब यहाँ जो कह रहे हैं SFC लीटर्स पर 1000 GT/km, ठीक है ना। ये जो है लीटर में जो है 5.17 से घट करके 4.74 आ गया। जो 95-96 में 5.17 लीटर चल रहा था पर 1000 GT/km, वो घट करके 4.74 लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, पैसेंजर सर्विस के लिए। जबकि गुड्स सर्विस के लिए
वो 3.18 से लेकर के 2.74 पे आ गया। HP पर सिलेंडर, प्रत्येक सिलेंडर में जो हार्स पावर हम पहले 160 के आसपास जनरेट कर पा रहे थे, वो बढ़ करके 210 से 225 हार्स पावर प्रत्येक सिलेंडर में डेवलप होने लग गई, जबकि सिलेंडर का बोर और स्ट्रोक सेम रहा। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को हमने कंट्रोल किया, जो 600 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था वो 500 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। मेंटेनेंस शेड्यूल जो है जो 7 दिन पे था वो 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन चला गया, 30 दिन वाला 60 दिन चला गया। यानी कि हम जितना काम 2 बार कर रहे थे वो अब एक ही बार कर करके हम इंजन को रनिंग कंडीशन बनाने लग गए, जिससे हमारा उसका आइडल टाइम कम हुआ और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हुई। साथ ही साथ हमारा जो फेलियर का पर 100 किलोमीटर पर 100 लोको था, नंबर ऑफ लोको फेलियर, वो घट करके 15.7 पे आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडिफिकेशंस। ये जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जितना आपको ऑनलाइन क्लास के थ्रू समझाया जा सकता है उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। बकाया जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हों वो नोट कर लीजिएगा और उनके बारे में हमसे आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, या हमसे डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और बकाया जब क्लासेस चलेंगी तब हम इसको रिज्यूम करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज दूर करेंगे। थैंक यू।